নমস্কাৰ দূৰদৰ্শনৰ বিশেষ অনুষ্ঠান দৃষ্টি আৰু যুক্তিৰ এটা নতুন খণ্ডলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। মই শান্তনু ৰৌমৰীয়া আজি উপস্থিত আছোঁ ভাৰতীয় বায়ু সেনাৰ গুৱাহাটীৰ যি এয়াৰবেছ, এই এয়াৰবেছত মই উপস্থিত আছোঁ। আজি আমি কথা পাতিম ভাৰতীয় বায়ু সেনাৰ যি ইষ্টাৰ্ণ এয়াৰ কমাণ্ড আছে, ইষ্টাৰ্ণ এয়াৰ কমাণ্ডৰ কাম কাজ সম্পৰ্কে আমি কথা পাতিম। ইয়াত কি নতুন পদক্ষেপ লোৱা হৈছে, আধুনিকীকৰণৰ বাবে কি ব্যৱস্থা লোৱা হৈছে আৰু তদুপৰি অন্যান্য আমাৰ সামৰিক শক্তিক শক্তিশালী কৰিবৰ বাবে কিবা ব্যৱস্থা লোৱা হৈছে নেকি, যুৱকসকলৰ বাবে, যুৱক যুৱতীৰ বাবে কি ব্যৱস্থা লোৱা হৈছে, এই সম্পৰ্কে আমি কথা পাতিম। আৰু এই সকলো বিষয়ত কথা পাতিবৰ বাবে আমি লগ হ'ম ভাৰতীয় বায়ু সেনাৰ ইষ্টাৰ্ণ এয়াৰ কমাণ্ডৰ এয়াৰ অফিচাৰ কমাণ্ডিং ইন চিফ এয়াৰ মাৰ্শ্বেল SP ধাৰকাৰ ছাৰৰ লগত। বলক আমি তেখেতক লগ কৰোঁ আৰু তেখেতৰ লগত কিছু কথা পাতোঁ। Hello sir, how is your flight sir? How are you? I'm good sir, how are you? Wonderful. सर थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस दिस टाइम। जैसे कि दूरदर्शन के दर्शकों को मैं बताना चाहूँगा, मैं शांतनु रौमरिया इस वक्त ईस्टर्न एयर कमांड के एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ एयर मार्शल SP धरकर सर के साथ है। हम एयरफोर्स के बारे में, ईस्टर्न एयर कमांड के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। सर थैंक यू अगेन। एक दो सवाल चलते चलते बात कर लेते हैं। जी जरूर। सर देश के सिक्योरिटी की बात करते हैं तो इंडियन एयरफोर्स का एक बहुत बड़ा भूमिका रहा है। तो मैं अगर ईस्टर्न एयर कमांड की बात करता हूँ तो एयरफोर्स की जो ईस्टर्न एयर कमांड है आप लोग का काफ़ी इंपॉर्टेंस है। ये रोल जो है आप लोगों का सिक्योरिटी सिनेरियो में, आपका सिग्निफिकेंस क्या है, ये थोड़ा हमारे दर्शकों के लिए आप थोड़ा अगर बताएंगे। जैसा आपके दर्शक और आप भी जानते ही होंगे जी। जो ईस्टर्न एयर कमांड की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो सिर्फ इस नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में नहीं है। जी। नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के अलावा या इसके साथ साथ पोर्शंस ऑफ वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, जी, झारखंड, जी, वहाँ तक हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी पहुँचती है। जी। तो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स रहे और ये इलाका रहा, इन सब इलाकों में ईस्टर्न एयर कमांड की रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और यहाँ पे आपने देखा होगा कि ये जो इलाका है, यहाँ पे हमारे आसपास 5 देश हैं, नेपाल, चाइना, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश। और यहाँ की जो टेरेन है वो आप देखोगे, यहाँ आसपास भी देख लो आप, ये हिल्स देखेंगे, ये तो काफ़ी छोटे हिल्स हैं, लेकिन देखा जाए तो बिल्कुल समुद्र तट से लेके कोलकाता की तरफ और हिमालय की ऊंचाइयों में 20,000 फुट की ऊंचाइयों तक हमारे यहाँ इस इलाके में अलग वेरी टेरेन है। और हम अभी ब्रह्मपुत्र वैली में, और यहाँ पे तो आप जैसे जानते ही होंगे कि यहाँ बारिश बहुत होती है, यहाँ पे जंगल बड़े घने हैं, और इस सब के कारण यहाँ का जो ये पूरा ही इलाका है, ये पूरा ही एरिया है, इसमें एयरफोर्स के लिए, डिफेंस फोर्सेस के लिए, सिक्योरिटी के लिए, नेशनल डेवलपमेंट के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ें हो रही हैं, होती रहेंगी, और इसमें हम भी अपनी कोशिश करते हैं कि हम भी भागीदारी करें। बिल्कुल बिल्कुल, हम वो देख भी रहे हैं। हालांकि एक चीज़ सर मैं पूछना चाहूँगा, मेरा मानना ये है कि जैसे पूरे दुनिया में है काफ़ी सारे चीज़ें चेंज हो रहा है, बदलाव आ रहा है। ऑब्वियसली सिक्योरिटी सिनेरियो में, मिलिट्री स्ट्रेंथ में काफ़ी सारे चेंजेस, बदलाव आए हैं। तो आप कैसे देखते हैं कि इंडियन एयरफोर्स अपने आप को ये चेंजिंग सिनेरियो में कैसे अडॉप्ट करते हैं इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेटेजी, इन टर्म्स ऑफ ऑपरेशंस, ये आप सर कैसे बताएंगे? देखो, जब आप नेशनल सिक्योरिटी की बात करते हैं जी, तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि नेशनल सिक्योरिटी के लिए हमें हमेशा बदलाव के साथ साथ हमें चलना होगा। जी, क्योंकि जैसे जैसे बाकी हालात, जैसे जैसे बाकी कंडीशंस बदलते जाएं, जी, ये ज़रूरी है कि हम भी अपने आप को साथ साथ बदलें, ताकि ये इसके कारण जो कोई चैलेंजेस हो, इसके कारण जो कोई नई समस्याएं हमारे सामने आए, उसका हम ढंग से अपनी तरफ से और मिलजुल के उतना ही सामना कर पाएँ। जी। तो आप ग्लोबल ट्रेंड्स देख लो, रीजनल ट्रेंड्स देख लो, क्लाइमेट चेंज देखो, फूड सिक्योरिटी देखो, सिक्योरिटी के हर मायने में जैसे आप सोचना चाहेंगे, लेकिन इसमें कुछ ना कुछ हमें ज़रूरी है कि हम अपने आप को सतत बदलते रहें, ताकि जो हमारे आसपास हो रहा है उसके साथ साथ हम कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ते रहें, जी, ताकि कभी ऐसा ना हो कि इसमें से कुछ ऐसी चीज़ें हो जाए जिसके कारण हम पीछे रह जाएं, जिसके कारण सिक्योरिटी को परेशानी हो। जी 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 सर, हमें पूरा विश्वास भी है और उम्मीद भी है, जो चेंजिंग सिनेरियो किसी भी सिचुएशन में हमारे फोर्सेस खड़े हैं, हमारे देश की आम जनता हमेशा ये विश्वास रखता है। तो सर एक दो सवाल और भी है, आपके कुछ फैसिलिटीज़ और आपके फ्लीट जो है वो भी देख लेंगे। चले आइए, चलिए सर, आइए, चलिए। सर हम जैसे अभी देख रहे हैं इस हैंगर में है, हम एयरक्राफ्ट देख रहे हैं अलग अलग। तो एक टेक्निकल सवाल मेरे दिमाग में आ रहा है, जैसे हमने अभी कुछ देर पहले चेंजिंग सिनेरियो के बारे में बात की, तो टेक्नोलॉजी भी काफ़ी चेंज हो रहा है।
तो सभी सेक्टर्स में हो रहा है, किसी भी फील्ड में टेक्नोलॉजी चेंज हो रहा है। चेंजिंग टेक्नोलॉजी को आप लोग कैसे अडॉप्ट कर रहे हैं? किस टाइप के नए टेक्नोलॉजी एयरफोर्स में आ रहा है? साथ ही में मेरा एक सवाल ये भी है कि फ्लीट अपग्रेडेशन के लिए, मॉडर्नाइजेशन के लिए एयरफोर्स में स्पेसिफिकली अगर आप ईस्टर्न एयर कमांड की बात करें तो उस पर भी क्या क्या इनिशिएटिव लिया जा रहा है सर? देखिए, रही टेक्नोलॉजी की बात तो आपने देखा होगा कि आर्म फोर्सेस में ज़्यादातर, और हमारे देश में नहीं, जी पूरे विश्व भर जी टेक्नोलॉजी, शायद हर किस्म की टेक्नोलॉजी पहले आर्म फोर्सेस में सिक्योरिटी के तहत, जी सिक्योरिटी के लिए जी लाई जाती है। जी। नई नई टेक्नोलॉजीज, नया रिसर्च होता है, डिज़ाइन डेवलपमेंट जी। होता है, लेकिन ज़्यादातर पहले ये आर्म फोर्सेस में आता है और फिर बाकी जगहों पे उसके अलग अलग पहलू इस्तेमाल हो जाते हैं। जी लेकिन उसी हिसाब से हमारे यहाँ भी टेक्नोलॉजी का सतत बदलाव होते रहता है, और हम भी कोशिश करते हैं कि जो जो नई टेक्नोलॉजीज़ हों उसको हम एयरफोर्स में इंक्लूड करें, अपने तौर तरीक़ों में इंक्लूड करें, अपने मेथड्स, प्रैक्टिसेस, ट्रेनिंग में इंक्लूड करें। लेकिन इम्पॉर्टेंटली आप ये भी जानेंगे कि नई टेक्नोलॉजीज़ महंगी होती हैं, जी उसको स्टेबलाइज होने में वक्त लगता है, जी और जब तक कि वो हो उसमें एक अरसा बीत जाता है। जी साथ साथ जब तक एडवर्सरीज अपनी टेक्नोलॉजी बढ़ाते रहेंगे, ज़रूरी होगा कि हम भी उसी तरीके से उनको मैच करें। जी ईस्टर्न एयर कमांड में अगर आप देखोगे तो हम अत्याधुनिक टेक्नोलॉजीज हम खुद भी ला रहे हैं। जैसे अगर आत्मनिर्भर भारत की बात करें जी तो हमारे यहाँ आकाश मिसाइल स्क्वाड्रन्स हैं। ओके अगर हम न्यू टेक्नोलॉजीज़ की बात करें तो वी हैव वन ऑफ द S-400 सिस्टम्स आल्सो टू बी डिप्लॉयड इन ईस्टर्न एयर कमांड। ओके अगर आप न्यू एयरक्राफ्ट की बात करें तो हमारे एक बेस में रफाल एयरक्राफ्ट ऑपरेट करते Okay. हैं। सो हमारे अभी देश में 2 रफाल स्क्वाड्रन्स हैं, जी। एक वेस्टर्न एयर कमांड के एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी में, एक हमारे यहाँ है। जी और इनसे नए हमारे पास अभी कोई जहाज़ नहीं जी। है। वैसे देखा जाए तो अगर बड़े ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की बात करें तो हमारे यहाँ एक स्क्वाड्रन में C-130 एयरक्राफ्ट। जी तो नई टेक्नोलॉजीज़ ईस्टर्न एयर कमांड में भी बहुत हैं अभी। वेल इक्विप्ड है। जी बिल्कुल, जी हर जी। तरीके से। और बाकी एयरफोर्स में जो भी टेक्नोलॉजीज़ आती जी। हैं वो भी साथ साथ यहाँ पे भी उसी पेस पे, उसी रेट पे आती रहती हैं। हमारे पास हमारा एक IACCS नेटवर्क है, हमारा कम्युनिकेशंस नेटवर्क है। इस जगह पे आप जानोगे कि हमारे टेरेन के कारण कम्युनिकेशंस बहुत महत्वपूर्ण हैं, और हमारी वो टेक्नोलॉजीज़ हमेशा हम अपनी तरफ से Up to date है। अप टू डेट है और कंटिन्यूसली इंप्रूव करते हैं। कंटिन्यूसली इम्प्रूवमेंट है। सर, ये आपने टेरेन की बात किया तो मैं एक नॉर्थ ईस्ट के बारे में बात करता हूँ। बताएं। तो नॉर्थ ईस्ट का जो जियोग्राफिकल टेरेन है, इसको कहा जाता है कि काफ़ी यूनिक है। जी। तो ऑब्वियसली इस टेरेन के साथ कुछ डिफिकल्टीज भी आए होंगे, कुछ चैलेंजेस होंगे। जो जियोग्राफिकल टेरेन के जो यूनिक चैलेंजेस है उसको टैकल करने के लिए आप लोगों का किस टाइप का स्ट्रेटेजी होता है, और आप किस टाइप के चैलेंजेस फेस करते हैं, उसके बारे में भी थोड़ा सा आप एग्जांपल्स देंगे? यहाँ 2 यूनिक चैलेंजेस हैं। जैसे कि आपने कहा, आपने एक टेरेन की बात करी, जी। उसके साथ साथ यहाँ के वेदर के भी काफ़ी चैलेंजेस ओके। हैं। और इन दोनों का जब मेल मिलाप हो जाता है तो उसके कारण फ्लाइंग ऑपरेशंस के लिए काफ़ी हमें सोच समझ कर दिक्कत भी होती है, और सोच समझ के हमें उनका सामना भी करना पड़ता है। जी। तो इसमें कुछ हम तकनीकी हिसाब से कर लेते जी। हैं, और कुछ हम ट्रेनिंग और तौर तरीक़ों के हिसाब से कर लेते हैं। जी तकनीकी हिसाब से सोचा जाए तो जैसे हमारे एयरफील्ड इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, हम उनको इम्प्रूव कर रहे हैं ताकि बैड वेदर में, काफ़ी ख़राब वेदर में भी टेक ऑफ एंड लैंडिंग कर पाएँ और उन एयरफील्ड्स को इस्तेमाल कर पाएँ। हमारी जो एयरक्राफ्ट के सिस्टम्स हैं उनको हम इम्प्रूव कर पाते जी। हैं ताकि हमारा पोजिशनिंग हम बेहतर हो जाए, ताकि नेविगेशन फ्रॉम वन लोकेशन टू द अदर बिकम्स दैट मच मोर अप्रोप्रिएट, एंड एट द सेम टाइम वी केटर फॉर द टेरेन, बिकॉज यहाँ पे फ्लाइंग वैलीज़ के बीच में होती है, और जहाँ पे ऊंचे पहाड़ जी। हैं, तो उसमें टू नेविगेट सेफली फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर जहाँ जाना ज़रूरी है, जी। उसके लिए वी आर कंटिन्यूसली इम्प्रूविंग आवर टेक्नोलॉजीज ऑन बोर्ड आवर एयरक्राफ्ट ऑल्सो। ओके ओके, मुझे जो लग रहा है कि टेक्नोलॉजी प्लेज ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल Extremely. इन काउंटरिंग इन टैकलिंग एनी काइंड ऑफ चैलेंजेस, आई बिलीव। That is what technology is all about, and that is why it continues to improve. Yes. सो सर, ये तो दिस इज़ ऑल अबाउट इंटरनल दिस थिंग्स। मैं थोड़ा सा ये भी जानना चाहूँगा, क्योंकि आपके कमान में, ईस्टर्न एयर कमान में जो एरियाज आते हैं, इसके साथ आपने पहले ही बताया है कि फॉरेन टेरिटरीज़ के साथ हमारे बाउंड्री शेयर करते हैं, फॉरेन कंट्रीज़ के साथ। जब आप हमने एयर स्पेस को आप प्रोटेक्ट करते हैं तो ऑब्वियसली एक इंटरनेशनल कोऑर्डिनेशन, इंटरनेशनल रिलेशनशिप्स की भी बात आएंगे। जी। तो आप बाकी डिफेंस एजेंसीज़ के, स्पेशली जो फॉरेन कंट्रीज़ के डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन के साथ है, उसके साथ कोऑर्डिनेट कैसे करते हैं? इस मामले में मैं 3-4 चीज़ें कहना चाहूँगा। एक तो रही बात बाउंड्रीज और सर्वेलेंस की जी। बात।
तो हमारी जो हमारे रेडार जो हैं, हमारा इंटेलिजेंस, सर्वेलेंस, रिकॉनेसेंस कैपेबिलिटी जो है, उसको हम सतत इम्प्रूव करते रहते हैं। उसको हम सतत निगरानी में रखते हैं ताकि जो बाउंड्रीज और बॉर्डर्स हो उनको हम निगरानी में रख पाएँ। और उसके साथ साथ ये भी आता है कि हर तरीके के, हर किस्म के वेदर में, हर किस्म के मौसम में ये सतत करते रहने के लिए हमें अपनी काबिलियत हमेशा बढ़ानी पड़ती है। इसमें 2-3 चीज़ें और भी हैं। एक तो डिप्लॉयमेंट के बारे में हुआ, जिसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बड़ा मायने रखता है, क्योंकि जैसे यहाँ हम इंडियन आर्मी के साथ साथ काफ़ी काम करते हैं और इनके कई सारे जो पोस्ट हैं जो बॉर्डर्स पे हैं, उनको पहुँचने में कई बार कुछ ऐसे भी पोस्ट हैं जहाँ तक 4-5 दिन चल के जाना पड़ता है फ्रॉम द लास्ट रोड है। तो ये जो चैलेंजेस हैं, उनके साथ साथ हम वहाँ पे नए अत्याधुनिक रेडार्स पोजीशन कर लेते हैं, छोटे, रिलेटिवली पोर्टेबल। लेकिन वो सिर्फ रेडार वहाँ पोजीशन करने से फ़ायदा नहीं होता, उसका जो डेटा है उसको वापस एक सेंट्रल सिस्टम में मिलाना पड़ता है। तो उसके लिए नेटवर्किंग की ज़रूरत है। ये सब चीज़ें हमेशा हम साथ साथ करते रहते हैं। और आपने देखा होगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट वैसे भी इस इलाके में अब आजकल काफ़ी बढ़ रहा है और काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। तो हम भी उसके साथ साथ उसी का इस्तेमाल करके हम भी अपनी काबिलियत बढ़ा रहे हैं। जी सर, आपने डेवलपमेंट की बात किया तो एक सवाल मेरे मन में ये आ रहा है कि जब हम डेवलपमेंट की बात करते हैं तो यूथ का एंगेजमेंट भी एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है जी। तो हमने देखा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्पेशली लास्ट कुछ सालों में यूथ एम्प्लॉयमेंट, मोर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, यूथ का स्किल डेवलपमेंट में भी काफ़ी काम किया है। उसमें डिफेंस सेक्टर की मैं बात करता हूँ तो ये अग्निपथ जो स्कीम है ये भी काफ़ी डिस्कशन में रहा है, इसको काफ़ी प्रेज किया जा रहा है। तो इंडियन एयरफोर्स में जो अग्निवीर वायु रिक्रूट हुए हैं तो उसके बारे में, इस स्कीम के बारे में इन जनरल आप अपना राय अगर थोड़ा सा देंगे, और आपका असेसमेंट क्या रहा है, किस टाइप के उनका परफॉर्मेंस रहा है, थोड़ा देखिए। जो अग्निवीर है ये हमारा इंडक्शन का नया तरीका है जी, जो अग्निपथ स्कीम है जी। और हमारे जो पहले अग्निवीर वायु हैं वो ऑलरेडी इंडक्ट हो चुके हैं, इनकी ट्रेनिंग खत्म हो गई है, ये फील्ड यूनिट्स में तैनात हो गए हैं ऑलरेडी। हाउ इज देयर परफॉर्मेंस? Oh, their performance is as good, in fact probably better than the others for 2 reasons. One, क्योंकि ये जो सिलेक्शन हुआ, जो पूरे पूल में से सिलेक्ट हुए, considering the number of people who appeared for the selection and the people who were chosen, these people are actually the cream of the lot. तो इनकी अपने आप में इनकी काबिलियत बहुत ही बढ़िया है। और अब ये देखना है कि इनको हम अपने तौर तरीकों में कैसे शामिल कर पाएँ। और उसके लिए कुछ हिस्सा ट्रेनिंग में रहा और कुछ हिस्सा अब जब ये हमारे स्क्वाड्रन में तैनात हो जाएंगे या हमारे स्टेशंस में तैनात हो जाएंगे तो वहाँ कुछ हिस्सा वहाँ पे हमें उनके साथ साथ काम करना पड़ेगा ताकि वो एयरफोर्स के तौर तरीके उसी तरीके से सीख पाएँ जैसे हमारे इससे पहले जो एयरमैन भर्ती हुआ करते थे वो जैसे ट्रेनिंग में जो सिखाए थे वो यहाँ कैसे करेंगे। इनके साथ साथ लेकिन इनके पास 2 मेजर एडवांटेजेस हैं। एक तो अगर आप स्किल डेवलपमेंट मैकेनिज्म की बात करें जो कि नेशनल गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट का एक मेजर पुश रहा है, और दूसरा जो हमारी नई एजुकेशन पॉलिसी है, इन दोनों के साथ साथ इनको एक बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी भी है और इनको एक करियर पाथ अपने लिए चुनने का एक बढ़िया मौका भी मिलता है। पुराने इंडक्शन स्कीम के तहत ये होता था कि when somebody joined, he was expected to be with us at least for a period of 15 years. Okay. Which actually today's youth doesn't want to stick with one circumstance for that much time till they are very sure what they want to do. Yes. In the Agnipath scheme, it gives these people an opportunity after 4 years to decide, do they want to stay on, do they want to continue in this, or do they want to look for something else, having gained significant skill and education in these 4 years that they are with us. Okay. So it is a mutually very beneficial circumstance. उनके लिए भी अच्छा है, हमारे लिए भी अच्छा है। 2 तरीकों से, एक उनको मौका मिल जाता है, उनकी अपनी काबिलियत बढ़ती रहती है, और 2 हमारे पास ये मौका मिलता है, हमारे लिए ये मौका होता है कि इसमें से जो इनमें से और भी सिलेक्शन करके जो सबसे अच्छे होंगे वो हम अपने साथ आगे बढ़ाएंगे। तो लॉन्ग टर्म में आप इसको बहुत फ़ायदेमंद आप मानते हैं? जी बिल्कुल। अभी तो सिर्फ फर्स्ट कोर्स भी आया है और अभी तो जैसे जैसे हम आगे जाएंगे हम इस स्कीम में भी जैसे इनका इंडक्शन हुआ है और जैसे इनकी ट्रेनिंग हुई है उसमें भी अप्रोप्रिएट फेरबदल कर लेंगे ताकि वी कैन मेक द मोस्ट ऑफ इट। थैंक यू सर। मुझे उम्मीद है कि देश के यूथ और आगे आएंगे हमारे फोर्सेस के साथ एंगेज होने के लिए। जी हम तो सर 2-3 सवाल और भी है जी, थोड़ा बैठ के भी बात कर लेते हैं। आइए सर, चलिए। सर अभी एक दूसरा सवाल मेरे मन में ये है
कि हम देखते हैं कि डिफेंस फोर्सेस में एक ट्रेडिशन रहा है जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस के, वो इंडियन आर्मी में हो, नेवी में हो या फिर इंडियन एयरफोर्स में हो। जी। तो इसके बारे में थोड़ा सा हमें बताइए कि इस टाइप के एक्सरसाइजेस से क्या फ़ायदा होता है, हमारे फोर्सेस किस तरीके के बेनिफिट मिलता है इन टर्म्स ऑफ ऑपरेशन और इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेटेजी, ये थोड़ा बताइए सर। ओके, देखिए, इंटरनेशनल मिलिट्री एक्सरसाइजेज इज़ एन एक्सटेंशन ऑफ डिप्लोमेसी। जी It's an extension of our ability to reach out to other nations, other friendly nations in the world. तो ज़्यादातर हम जो एक्सरसाइज वगैरह करते हैं, we do with friendly foreign countries, with friendly forces, so that we learn from them. We also expose our own personnel, both aircrew and airmen, to best practices that are seen elsewhere in the globe. यस We understand how to use technology better. We understand how they use technology, and so we learn from it. जी क्योंकि ताकि हम हर समय अपने आप कोई चीज़ ना सीख पाएं, किसी और को देख के उतनी ही तेज़ी से सीख जी जाएं। जी जी तो हम अपने टैक्टिक्स, टेक्निक्स, प्रोसीजर्स इनके हमेशा इम्प्रूवमेंट करते रहते हैं। और इसमें क्या बेहतर है कि हम किसी और से उन्होंने जो सीखा है उससे हम उतने ही जल्दी सीख पाएँ। जी और साथ साथ इसमें मित्रता भी बढ़ती है फिर। जी इट इज़ अ फॉर्म, लाइक आई सेड, ऑफ डिप्लोमेसी एंड अ रीच आउट जी। टू अदर कंट्रीज, ताकि अगर आगे जाते हुए कभी किसी और के साथ मिलजुल के कुछ कहीं पे करना पड़े तो उसके लिए हम ऑलरेडी तैयार हो। जी सर, रिसेंट कुछ ऐसा हुआ है इंडियन एयरफोर्स के साथ, आप अगर बताना चाहेंगे? हाल ही में करीब 3-4 महीने पहले हमने एक एक्सरसाइज किया था अमेरिकन फोर्सेस के साथ कलाईकुंडा में, जो कि जहां वो अपने बड़े अत्याधुनिक एयरक्राफ्ट लाए थे, वो अपना B-1 बॉम्बर भी लाए थे, जो कि उस समय उस एक्सरसाइज में शामिल किया था उन्होंने। और ये एक्सरसाइजेज होते रहती हैं। जी और फिर दूसरे उसी के साथ साथ हमारे एयरक्राफ्ट यहाँ से ऑस्ट्रेलिया भी गए थे, जिसमें ऑफ कोर्स ईस्टर्न एयर कमांड से नहीं गए थे, लेकिन दूसरे ईस्टर्न एयर कमांड से अभी हाल ही में हमारे एयरक्राफ्ट गए थे पेरिस, जबकि बास्टिल डे जब उनके सेलिब्रेशन थे तब उस फ्लाईपास्ट में हमारे रफाज ने भी पार्टिसिपेट किया था, शामिल हुए थे वो। जी तो ये होते रहता है। और हमारी यही कोशिश रहती है कि हम जितने जहाँ भी अपने मित्र देशों के साथ अपना मेल जोल या मिलाप बढ़ाते रहें, हम कोशिश करते हैं कि एक म्यूचुअली सबके लिए इट इज़ बेनिफिशियल फॉर बोथ साइड्स। जी 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 सर, एक सवाल मेरे मन में ये है कि अपार्ट फ्रॉम वार और मिलिट्री एक्सरसाइजेस, हमारे फोर्सेस बाकी सिविल अथॉरिटीज़ के साथ भी काफ़ी सिचुएशन में काम करते हैं। जैसे मैं अगर बात करूँ ईस्टर्न जोन की ही मैं अगर बात करता हूँ, तो जैसे उड़ीसा में साइक्लोन हो, मणिपुर में लैंडस्लाइड हो, आसाम में फ्लड हो, इस समय में हम फोर्सेस के लोगों को भी काफ़ी एक्टिव देखते हैं। जी, इस रोल को आप कैसे समझाना चाहेंगे डिजास्टर मैनेजमेंट और रिलीफ ऑपरेशंस में? देखिए, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस, डिज़ास्टर रिलीफ ऑपरेशंस, HADR ऑपरेशंस जो हम कहते हैं, वो तो हमारे ज़िंदगी का एक हमेशा रहेगा वो पहलू हमारे ज़िंदगी में। क्योंकि आप देखोगे कि वॉर हो, कॉन्फ्लिक्ट हो, इसमें किसी भी सैनिक का पार्टिसिपेशन मानो कुछ ही अरसे के लिए होता है। ज़्यादातर हम अपनी ज़िंदगी काटते हैं ट्रेनिंग में, और साथ साथ हमारी है कि एक डिसिप्लिन मेजर फोर्स है जो कि ऐसे किसी भी हालात में नेशनल लेवल काम के लिए हमेशा तैनात करी जा सकती है। और इसमें आपने देखा होगा कि तीनों फोर्सेस का काफ़ी योगदान रहता है, और ये बड़े ही अलग अलग किस्म का होता है। जैसे कुछ तो आपने गिनाए, इसके साथ साथ आप अगर देखोगे कि जैसे अफ़गानिस्तान से हम अपने नागरिक वापस लाए थे, या एडन से भी लाए थे जब यमन में कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, या आप देखोगे कि कई बार हम लोगों ने रिलीफ मटेरियल बाकी देशों में भी पहुंचाया हुआ है, डिपेंडिंग अपॉन जो सिचुएशन था। अर्थक्वेक में रिलीफ नेपाल में जो हमने किया था, या फिर सुनामी रिलीफ के दौरान हमने भी उसमें भी हमने पार्टिसिपेट किया था। तो ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस, डिज़ास्टर रिलीफ ये हमारे ज़िंदगी का एक हमेशा प्रेजेंट पहलू रहता है। जहाँ फ्लड्स हो, लैंडस्लाइड्स हो जिनको आपने गिनाया, या किसी और, आजकल आपने देखा होगा कि जैसे अमरनाथ यात्रा में कुछ लोगों को वहाँ से निकालना पड़ा, या आप देखते हो कुछ सैलानी मानो माउंटेनियरिंग कर रहे थे और वहाँ से रेस्क्यू करना पड़ा मेडिकल असिस्टेंस के लिए। तो ये तो हमारे ज़िंदगी का हमेशा एक साथ साथ चलने वाला पहलू है। जी जी सर, दूसरे पहलू के बारे में भी बात करना चाहूँगा।
जैसे सोसाइटी में भी हमारे काफ़ी सारे चेंजेस आए हैं, जैसे हमने टेक्नोलॉजिकल चेंजेस के बारे में बात किया, तो एक सोसाइटल कुछ जेंडर इक्वलिटी के बारे में जी। मैं बात करता हूँ। तो आजकल किसी भी वर्क प्लेस की मैं बात करता हूँ, किसी भी मुद्दे पे बात करता हूँ, तो एक जेंडर सेंसिटिविटी के बारे में भी चर्चा होते हैं। जी। तो फोर्सेस में भी जो वुमेन पार्टिसिपेशन है उसके बारे में भी चर्चा होता है। तो आप थोड़ा सा अगर इनिशिएटिव्स के बारे में बताएंगे कि इंडियन एयरफोर्स क्या, या फिर स्पेसिफिकली ईस्टर्न एयर कमांड में भी कुछ इनिशिएटिव्स लिया है सो दैट मोर वुमेन्स आर एनकरेज फॉर पार्टिसिपेशन, मोर जेंडर इक्वलिटी, और जो वर्क प्लेस में जेंडर सेंसिटिविटी है उसको बढ़ाने के लिए आपने कुछ अवेयरनेस के लिए कुछ किया है, उस टाइप की इनिशिएटिव आप थोड़ा बताना काफ़ी चाहिए। अच्छा सवाल पूछ रहे हैं आप। देखिए, अगर देखा जाए तो हमारे पॉपुलेशन का आधा हिस्सा तो वुमेन है। जी So that is one major workforce that actually requires to be utilized by the nation in nation building in every way. जी और रही बात आर्म फोर्सेस में, तो हमारे पास काफ़ी अरसे से विमेन ऑफिसर्स तो रही थी। जी पहले इनिशियली मेडिकल सर्विसेज में ज़्यादा रहती थी, लेकिन अब पिछले कम से कम अब 3 दशकों से हमारे बाकी हर डिपार्टमेंट में भी women आने लगी हैं। जी। We have women pilots, we have women engineers, we have women administrators, logisticians, हर पहलू में। और अब अगर आप देखोगे तो we have women अग्निवीर वायु also. जी So that is a continuously improving scenario. And रही बात एयरफोर्स की, अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूं तो the Air Force was we were the first among the defense forces to allow permanent commission for women officers. जी And in that regard, we do not really distinguish within gender. जी Gender equality is at the top of our Priority. priority. nahi, it is at the top of our work culture. ओके And yes, in terms of making people more gender aware and gender conscious, also gender sensitive, एक्चुअली मुझे नहीं लगता कि इस बारे में हमें ज़्यादा स्पेसिफिक काम करने की ज़रूरत पड़ी, बिकॉज आप देखोगे कि जो आर्म फोर्सेस के लोग हैं, स्पेशली एयरफोर्स में, दे आर एज इट इज़ अ स्लाइटली मोर एजुकेटेड लॉट, दे आर अ मोर अवेयर लॉट, दे आर अ मोर कल्चरली सेंसिटिव जी। लॉट। और उस हिसाब से we didn't find it very much difficult. And I'm sure if you ask my women officers or my women airmen as they come in also, that they will echo the sentiment that I have had. वी होप ये जो भी हमारे फोर्सेस में ही नहीं, पूरे सोसाइटी में इसका एक अच्छा मैसेज जाएगा जो आपने कहा है, मुझे लगता है। सर मेरे पास सवाल तो ऐसे बहुत सारे हैं, लेकिन समय को ध्यान में रखते हुए मैं आपको लास्ट एक सवाल पूछना चाहूँगा। आप ईस्टर्न एयर कमांड को हेड कर रहे हैं। फ्रॉम योर पोजीशन आप यूथ को, हमारे कंट्री के यूथ को, देश के यूथ को, युवा को, स्पेशली अगर ईस्ट जोन की या नॉर्थ ईस्ट की युवा के लिए मैं बात करना चाहूँगा, आपको संदेश देना चाहेंगे? संदेश तो नहीं, मैं अपनी एक उनके लिए राय देना चाहूँगा। जी बताइए सर। एक्चुअली देखा जाए तो द यूथ इज़ व्हाट इज़ गोइंग टू टेक दिस कंट्री फॉरवर्ड, जी and you cannot look at the country as any one portion. The northeast is as much an important portion of the country as the rest of the country. यस और देखा जाए तो यहाँ के जो यूथ हैं, वो, ये मेरी राय है कि तमाम बाकी जगहों के यूथ से यहाँ के यूथ कई ज़्यादा कॉन्फिडेंट हैं, कई ज़्यादा आउटगोइंग हैं, जी और they must capitalize on this and they must participate even more in doing various things that is Yes. going to help us towards both nation building Yeah. and in development of the northeast. और रही बात आर्म फोर्सेस में एक करियर की, the service in the armed forces one of the best possible opportunities that youth, both male and female, boys and girls, can make the best out of. And as a little advice to my friends in the northeast, I would only say that they must make use of the opportunities that are there in terms of service in the armed forces, and must join in even larger numbers, so that as we go on, they can contribute to themselves, to the service, as well as to the nation as we move on. दैट्स वेरी इंस्पायरिंग सर, थैंक यू। एंड मुझे लगता है कि आपने ये जो कहा है, जो हमारे रीजन के ही नहीं, पूरे देश के काफ़ी सारे यूथ को इंस्पायर करेंगे, और हम उम्मीद रखते हैं जितना हो सकते हैं लोग आर्म फोर्सेस में पार्टिसिपेट करने के लिए आए, इसका एक्सपीरियंस ले, चाहे वो किसी भी स्कीम से हो, किसी भी एंट्री पॉइंट से हो, तो वो हमारे देश को सर्व करेंगे, हमारे नेशन बिल्डिंग में वो बहुत बड़ा मदद होगा, मुझे लगता है। सो थैंक यू सर, आपने इतने सारे चीज़ों पे विस्तार से बात किया, आपके बिजी शेड्यूल में से हमें टाइम दिया, सो थैंक यू वेरी मच। हम उम्मीद रखते हैं आपसे फिर से मिलेंगे, फिर से बातें करेंगे, और जी, भी कुछ ज़रूर। मुद्दों पे बात करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच सर। Thank you so very much. Look forward to that. या श्योर सर, एक Thank you. सेकंड।
আপোনালোকে দেখিলে দৃষ্টি আৰু যুক্তিৰ আজিৰ খণ্ডত আমি ভাৰতীয় বায়ু সেনাৰ বিষয়ে কথা পাতিলোঁ ভাৰতীয় বায়ু সেনা বিশেষকৈ ইষ্টাৰ্ণ এয়াৰ কমাণ্ডৰ বিভিন্ন নতুন পদক্ষেপ তেওঁলোকৰ কাম কাজ সন্দৰ্ভে আমি কথা পাতিলোঁ তদুপৰি মহিলা সশক্তিকৰণ যুৱক যুৱতীৰ বাবে বায়ু সেনাত অধিক সম্ভাৱনা আদি বিষয়টো আমি কথা পাতিলোঁ এনেকুৱা নতুন নতুন বিষয় লৈ নতুন নতুন অতিথিৰ সৈতে কিবা বিভিন্ন ক্ষেত্ৰৰ বিশিষ্ট ব্যক্তিৰ সৈতে আমি আকৌ লগ পাম একো একোটা নতুন খণ্ডত তেতিয়ালৈকে আপোনালোকে চাই থাকিব DD অসম জয় হিন্দ